नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। डर वैसे तो अच्छी बात नहीं है। किसी को क्यों डरना चाहिए और किसी से क्यों डरना चाहिए, लेकिन मेरे विचार में दो ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें डर अच्छा लगता है और ये डर होना चाहिए। ये देश के हित में, समाज के हित में और मानवता के हित में ये दोनों डर ज़रूरी होते हैं। तो पहला डर तो है कानून का डर। अगर कानून का डर नहीं होगा लोगों में तो अराजकता होगी, फिर तो जंगल राज आ जाएगा। तो कानून बना ही इसलिए है, कानून डेटरेंट के लिए बना है, किसी को सज़ा देने के लिए नहीं है। किसी को क्या, सबको जो है, अगर किसी के मन में अपराध की भावना हो तो उसको अपराध करने से रोकने के लिए बना है। और उसका दूसरा उद्देश्य होता है कि अगर किसी ने अपराध किया है तो पीड़ित जो है उसको न्याय दिलाना, जिससे उसका कानून व्यवस्था में और आमतौर पर देश की व्यवस्था में, समाज की व्यवस्था में भरोसा बना रहे कि उसके साथ पहली बात तो कोई अन्याय होगा नहीं। अगर अन्याय हो गया तो जिसने अन्याय किया है उसको सज़ा मिलेगी, इस तरह से उसको न्याय मिलेगा। तो ये बात तो हो गई समाज की और कानून की। दूसरा डर जिसकी आज मैं चर्चा करना चाहता हूँ वो डर है दुश्मन के मन में डर होना। दुश्मन के मन में डर होना बहुत ज़रूरी है। अगर दुश्मन के मन में आपका डर नहीं है तो आप समझिए कि आपके लिए निरंतर संकट बना हुआ है। दुश्मन अगर डरेगा तो आपके खिलाफ कुछ करने की हिम्मत नहीं करेगा। जब तक उसके मन में आप डर नहीं पैदा करेंगे अपनी शक्ति का, अपने प्रभाव का, अपनी मारक क्षमता का, तब तक वो जो है आपको परेशान करता रहेगा। तो आज बात हो रही है पाकिस्तान के संदर्भ में। पाकिस्तान में इस समय डर का माहौल है। डर है भारत से। आशंका है इस बात की कि भारत कभी भी हमला कर सकता है। और याद रखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है। और केवल पाकिस्तान से नहीं, पूरी दुनिया से कहा कि ऑपरेशन सिंदूर हमने बंद नहीं किया है। दूसरी घोषणा जो पाकिस्तान को और ज़्यादा डरा रही है वो ये है कि पाकिस्तान की ओर से कोई आतंकवादी घटना, कोई आतंकवादी हमला हुआ तो उसको भारत प्रॉक्सी वॉर कहकर टाल नहीं देगा। उसको भारत युद्ध की घोषणा मानेगा और उसी तरह से जवाब देगा, जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक में दिया, एयर स्ट्राइक में दिया और जिस तरह से अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिया। लगातार भारत जो है इसकी कॉस्ट, इसकी कीमत बढ़ाता जा रहा है। जो फल भुगतना पड़ रहा है पाकिस्तान को वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अगला क्या होगा ये आशंका है, ये डर है पाकिस्तान के मन में। अभी आपने देखा कि इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा था। उसमें ईरान ने कतर पर हमला किया, इराक पर हमला किया, वहाँ जो अमेरिकी सैन्य ठिकाने थे। हालांकि माना ये जा रहा है कि ये नूरा कुश्ती थी। अमेरिका को पहले ही बता दिया गया था ईरान की ओर से। अमेरिका ने वहाँ से अपने सारे फाइटर जेट और उसके अलावा अपने सैनिक हटा लिए थे। एक डिप्लोमेट, एक एक्स एम्बेसडर ने तो यहाँ तक कहा कि जो ईरान ने हमला किया कतर और इराक पर, उससे किसी अमेरिकी सैनिक के जूते भी गंदे नहीं हुए। तो ये पहले से मालूम था कि होगा, इसलिए वहाँ सफाई कर दी गई थी। कोई नुकसान नहीं हुआ, ना अमेरिका का हुआ, ना कतर का हुआ, ना इराक का हुआ। लेकिन ईरान को और ईरान के शासकों को, ख़ास तौर से उनके जो सुप्रीम लीडर हैं अयातुल्ला अली खामनेई, उनको अपने लोगों को बताने को मिल गया, अपने समुदाय के लोगों को ये कहने को मिल गया, देखिए हमने अमेरिका पर हमला करके जवाब दे दिया। तो अपनी वाहवाही लूटने के लिए, अपना असल में डर को छिपाने का ये भी एक तरीका होता है। ईरान को डर है कि अमेरिका फिर हमला कर सकता है, ख़ासतौर से इजराइल को लेकर तो और ज़्यादा डर है। लेकिन वहाँ बहुत कुछ चल रहा है। वहाँ ये भी चल रहा है कि ये जो दावा अमेरिका कर रहा है, ईरान का जो यूरेनियम एनरिचमेंट का कार्यक्रम था, जितना यूरेनियम उसने एनरिच कर लिया था उसको नष्ट नहीं किया है अमेरिका ने। मौका दिया था उसको हटाने का। कहा जा रहा है फोर्डो में अमेरिकी और इजरायली हमले से पहले 18 से ज़्यादा ट्रक आए
उनमें लद कर सामान गया। क्या सामान गया किसी को मालूम नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि इसकी पुष्टि कौन करे। कोई पुष्टि नहीं कर रहा, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। अगर जितना बड़ा जखीरा था एनरिच्ड यूरेनियम का, उसको नष्ट किया होता अमेरिका के उस B-2 जहाज से जो है बंकर बस्टर बम गिराए गए, उससे अगर एनरिच्ड यूरेनियम का नुकसान हुआ होता, वो नष्ट हुआ होता, जो अमेरिकी राष्ट्रपति क्लेम कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि ऑब्लिटरेट कर दिया, मतलब नामो निशान मिटा दिया। अगर वैसा हुआ होता तो बड़े पैमाने पर रेडिएशन होता और उसका असर पूरे मिडिल ईस्ट पर होता, जिसको संभालना अमेरिका के लिए मुश्किल हो जाता। ये अमेरिका को भी मालूम था, लेकिन इतना इजराइल और अमेरिका ने किया है कि यूरेनियम एनरिचमेंट की जो फैसिलिटीज़ थी, जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ थी, उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है नष्ट कर दिया। इस पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। लेकिन अब सवाल यह है कि वो एनरिच्ड यूरेनियम है कहाँ। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि वो आप अपने कमरे की अलमारी में रख सकें। अभी फोर्डो में जो रखा था ईरान ने, इतनी बड़ी सुरक्षा और इस तरह की सुरक्षा के बीच रखा था, अमेरिका के लिए भी उस पर हमला करना कठिन था। इजराइल के लिए तो संभव ही नहीं था, केवल और केवल अमेरिका कर सकता था। तो अब भी किसी सुरक्षित जगह पे ले जाया गया होगा। माना जा रहा है कि किसी जो है दूसरे मुस्लिम देश में रखा होगा, तो भी अमेरिका को पता चल जाएगा। अब अमेरिका की खोज जो शुरू होगी वो कि कैसे उस एनरिच्ड यूरेनियम को हासिल किया जाए। ये जो ईरान के प्रॉक्सी हैं उनके हाथ में न जाए, जिनको नष्ट करने का अभियान लगातार इजराइल चला रहा है और काफ़ी हद तक उसको सफलता भी मिली है। चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे हमास हो, चाहे हूती हो, इनके हाथ में ये एनरिच्ड यूरेनियम नहीं जाना चाहिए। न इजराइल चाहेगा, न अमेरिका चाहेगा, न यूरोप चाहेगा, न ही अरब देश चाहेंगे। तो ये खोज तो शुरू होगी, इसका पता तो चल ही जाएगा। लेकिन अभी जो स्थिति बनी है उसमें जो है तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय, न तुम हारे न हम हारे, वो स्थिति है। इजराइल का एकमात्र लक्ष्य था कि ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको नष्ट करना, वो उसने हासिल कर लिया। ईरान का लक्ष्य था कि उसका जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसको नुकसान न पहुंचने पाए, वो उसने हासिल कर लिया। अमेरिका का लक्ष्य था कि वो इजराइल के साथ है इस लड़ाई में, और वो इजराइल के साथ इसलिए है कि वो मानता है कि ईरान दुनिया में सबसे बड़ा आतंकवादियों का प्रश्रयदाता है, आतंकवाद को बढ़ाने वाला है, आतंकवाद को पुष्पित पल्लवित करने वाला है। तो एक आतंकवादी देश के खिलाफ हमने एक स्ट्राइक की, एक हमला किया और पूरी दुनिया को ये संदेश दिया कि अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ है, जबकि इससे बड़ा झूठ और कोई हो ही नहीं सकता। ईरान को पहला न्यूक्लियर रिएक्टर 1967 में सप्लाई करने वाला देश अमेरिका ही था। अमेरिका की एक समय पॉलिसी थी, हालांकि घोषित रूप से कहा जाता था कि ये सिविलियन यूज़ के लिए है या शांतिपूर्ण कार्यक्रमों के लिए है, ख़ास तौर से जो है एनर्जी की जो ज़रूरत है अलग अलग देशों की, उसको पूरा करने के लिए वो बढ़ावा दे रहे थे कि न्यूक्लियर प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा देशों में लगे। बस उनकी कोशिश ये थी कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट का कार्यक्रम न चलाया जाए। तो अमेरिका जो कहता है और जो कर चुका, उसके पाप इतने हैं, उसकी सूची इतनी लंबी है कि उसको गिनाना बड़ा मुश्किल है। ईरान में रिजीम चेंज अमेरिका ने कराया। अब भी अमेरिका चाहता है कि ईरान में रिजीम चेंज हो, और जब जब जहाँ जहाँ अमेरिका ने रिजीम चेंज कराया है वहाँ स्थिति और बदतर हुई। लेकिन अमेरिका, ईरान और इजराइल की बात नहीं कर रहे, हम तो पाकिस्तान की बात कर रहे थे। पाकिस्तान में इस समय बड़ा तहलका है। पाकिस्तान के एक नेता, शायद नेता प्रतिपक्ष हैं, वो संसद में बोल रहे थे कि 1 महीने के भीतर भारत फिर से हमला कर सकता है। पाकिस्तान को डर है कि भारत बिना बताए, बिना सूचना के, बिना इस बात का हमें अंदाज़ा लगे कि भारत आक्रमण करने वाला है, आक्रमण कर सकता है। जब इस तरह की बातें चलती हैं तो बहुत से लोग लंतरानी भी आंकने लगते हैं कि ये भी संभव है कि जिस तरह से ईरान ने
कतर पर हमला किया, उसी तरह से भारत पाकिस्तान पर हमला करके नाम लगा सकता है ईरान का, क्योंकि इस लड़ाई में पाकिस्तान ने ईरान का साथ नहीं दिया। लेकिन ईरान ऐसा कुछ करने वाला नहीं है। तो पाकिस्तान के लोगों के मन में दो डर हैं। एक, भारत कभी भी हमला कर सकता है। दूसरा, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह करने के बाद इजराइल का निशाना पाकिस्तान हो सकता है। और इजराइल और भारत की दोस्ती के बारे में किसी को कोई शंका तो है नहीं। तो भारत कब करेगा? पाकिस्तान में कोई कह रहा है 1 महीने के भीतर कर सकता है, कोई कह रहा है कि नहीं अक्टूबर नवंबर में बड़ा हमला होगा। अब तुलना हो रही है भारत और पाकिस्तान के डिफेंस बजट की। तो वही नेता कह रहे थे पाकिस्तान की पार्लियामेंट में कि भारत का जो रक्षा बजट है वो पाकिस्तान के रक्षा बजट से 11 गुना है। और आप जान लीजिए कि वो नहीं कह रहे थे, पाकिस्तान की जो कुल जीडीपी है वो हमारे एक प्रदेश तमिलनाडु की जीडीपी से भी छोटी है। ये है पाकिस्तान की हैसियत। पाकिस्तान को जो ज़्यादा चिंता हो रही है वो एक बात कह रहा है, दूसरी बात कह नहीं रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने जो अपनी मॉडर्न वॉरफेयर की ताकत दिखाई, अपनी एयरफोर्स की जो ताकत दिखाई, उससे पाकिस्तान डरा हुआ है। उसके 11 एयरबेस नष्ट हो चुके हैं। वहाँ से वो कोई हमला भारत पर नहीं कर सकता। वो अपने परमाणु हथियार, उसके हों या अमेरिका के हों, जिसके भी हों, जो उसके पास थे, उनका इस्तेमाल करने की हालत में नहीं है। जो बातें छनकर आ रही हैं कि भारत ने जो हमला रोका, उसका एक कारण ये भी था कि उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी पे जो हमला किया उससे थोड़ा बहुत रेडिएशन हुआ। अगर ज़्यादा हमला करते तो बड़ा रेडिएशन होता और उस रेडिएशन का असर बहुत दूर तक होता और उसकी चपेट में भारत भी आता और भारत को दुनिया एग्रेसर के रूप में मान लेती। यूएनओ से लेकर हर जगह दुनिया भर में भारत के खिलाफ सैंक्शंस लगाने की बात होती, भारत की निंदा करने की बात होती। पाकिस्तान विक्टिम बन जाता। उस सब को रोक लिया हमने, वहीं तक स्ट्राइक की, उतनी ही मार मारी जितना हमारा लक्ष्य हासिल करने के लिए ज़रूरी था। तो पाकिस्तान में ये डर जो है इसलिए भी बढ़ गया है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। वैसे तो पाकिस्तान की फ़ौज काफ़ी लंबे समय से अलर्ट पर है, लेकिन अभी हाल ही में रेड अलर्ट जारी किया है कि भारत की ओर से कभी भी हमला हो सकता है। अब भारत ने तो जो जो करके दिखा दिया है, ख़ास तौर से अभी आपने देखा होगा, वो चित्र देखा होगा, वीडियो और फोटो दोनों देखा होगा। अमेरिका का F-35B जो ब्रिटिश नेवी के पास था, उसको भारत की एयरफोर्स ने न केवल ट्रैक कर लिया बल्कि आइडेंटिफाई कर लिया और उसके सिस्टम को लॉक कर दिया, जिसको ब्रिटेन और सिंगापुर से आए हुए इंजीनियर्स खोल नहीं पाए। अंत में उसको ट्रांसपोर्ट प्लेन पर लाद कर ले जाना पड़ा। मैंने जो आपसे पिछले वीडियो में कहा था कि ठेले पर लद कर जाएगा, तो उसी तरह का मामला है। अब ठेला यहाँ से जो है ब्रिटेन तक तो जा नहीं सकता था, तो ट्रांसपोर्ट प्लेन पर लाद कर ले जाया गया। उन्होंने उस जेट को हैंगर में खड़ा नहीं होने दिया। उनको इस बात का डर सता रहा था कि भारत के इंजीनियर जो है उसकी जो टेक्नोलॉजी है या उसका जो सॉफ्टवेयर है उसकी कॉपी न कर लें। लेकिन बात इसकी नहीं कि कॉपी कर लें या नहीं कर लें, करने की क्षमता रखते हैं या नहीं, लेकिन भारत की क्षमता, भारत के एयर डिफेंस की क्षमता, उसके राडार की क्षमता, ये दुनिया ने और ख़ास तौर से अमेरिका और ब्रिटेन ने देख लिया। ये नेटो के जितने सदस्य देश हैं उनके लिए एक तरह की चेतावनी है कि ये जो स्टेल्थ फाइटर का आप हल्ला हंगामा मचाते रहते हैं, प्रचार करते रहते हैं, इसको दुनिया का कोई रेडार पकड़ नहीं सकता। भारत ने वो करके दिखा दिया, कुछ सेकेंड्स में करके दिखा दिया। अब अमेरिका के इस दुनिया के जो सबसे शक्तिशाली 5th जनरेशन फाइटर जेट माना जाता है, स्टेल्थ जेट माना जाता है, उसकी पोल एक तरह से खोल दी है। और भारत के जो 4th जनरेशन या 4.5, राफेल को 4.5 जनरेशन फाइटर जेट माना जाता है, उसको पाकिस्तान में जो चीनी एयर डिफेंस सिस्टम था उसको पहचान नहीं पाया, उसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाया, उसके मूवमेंट को जान नहीं पाया और वो गया, टारगेट हिट करके चला आया। तो चीन की फजीहत तो पहले हो गई थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही।
ये F-35B जो ब्रिटिश रॉयल नेवी का फाइटर जेट था 5th जनरेशन का, जिसे अमेरिका से ख़रीदा था ब्रिटेन ने और बहुत से देशों ने ख़रीदा है, उसकी स्टेल्थ की जो क्वालिटी है ख़ास तौर से, वो पता चल गया कि भारत उसको भेज सकता है। दुनिया में अभी तक और किसी ने ये करके दिखाया नहीं था। तो इसलिए भी पाकिस्तान में डर है। पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं, उनके फौजी कह रहे हैं, उनके एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, उनके पॉलिटिशियन कह रहे हैं कि भारत अपना रक्षा बजट बहुत तेज़ी से बढ़ा रहा है और नए नए प्रोक्योरमेंट कर रहा है लार्ज स्केल पर और इमरजेंसी स्केल पर कर रहा है। तो भारत अगले हमले की तैयारी कर रहा है। भारत के पास अपने जो है भारत में निर्मित रक्षा उपकरण ऐसे हैं जिनकी गुणवत्ता ऑपरेशन सिंदूर ने साबित कर दी है। भारत पूरी तरह से दुनिया के दूसरे देशों पर निर्भर नहीं है। तो भारत की ये जो आत्मनिर्भरता है हथियारों के मामले में, वो पाकिस्तान को और ज़्यादा डरा रही है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि उसे बचाएगा कौन। चीन के उपकरण तो उसे बचा नहीं पाए। अमेरिका के 5th जनरेशन फाइटर जेट का उसने हाल देख लिया है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान को कौन बचाएगा। लेकिन पाकिस्तान में सवाल जो उठ रहा है कि पाकिस्तान को पाकिस्तान से कौन बचाएगा। पाकिस्तान के लोग जब तक इस बात को नहीं समझेंगे कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो उनकी सेना है। उनकी, आपने दुनिया में किसी देश के बारे में सुना हो कि उसकी सेना व्यापार करती है? पाकिस्तान की सेना 20 अरब डॉलर का व्यापार करती है। इससे समझ लीजिए कि वो फौज लड़ने के लिए कितनी तैयार है और व्यापार करने के लिए कितनी तैयार है। तो उसके जो फौजी हैं, खासतौर से जनरल्स की बात कर रहा हूँ, कोर कमांडर्स की बात कर रहा हूँ, बड़े जो सेना अधिकारी हैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनका स्टेक अपने व्यापार में ज़्यादा है, देश की सुरक्षा में कम है। ये डर भी पाकिस्तानियों को सता रहा है। पाकिस्तान में एक और मजाक चल रहा है कि पाकिस्तानी सेना आज तक कोई चुनाव हारी नहीं है। सब लोग जानते हैं कि वहाँ सेना मैनिपुलेट करती है चुनाव को, लेकिन वो पाकिस्तान की सेना कोई जंग आज तक जीती नहीं है। ये है पाकिस्तान की सेना आपके लिए। वो सेना भारत की सेना से क्या लड़ेगी, कैसे लड़ेगी? और ऐसे समय में जब भारत हथियारों के मामले में बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भर हो चुका है। भारत की जो मॉडर्न वॉरफेयर की टेक्नोलॉजी है वो वॉर टेस्टेड टेक्नोलॉजी साबित हुई है और उस परीक्षा में फ्लाइंग कलर से पास होकर आई है। इसलिए पाकिस्तान का डर और बढ़ गया है। उसको समझ में आ रहा है कि उसके 11 एयर बेस नष्ट हो गए। ये न तो 47-48 में हुआ, न ही 65 में हुआ, न 71 में हुआ, न 99 में हुआ, और ये कुछ मिनटों में हुआ। ऐसा भी नहीं है कि महीने, 2 महीने, 4 महीने की लड़ाई चली और उसमें ऐसा हुआ हो। 25 मिनट में भारतीय एयरफोर्स ने ये करके दिखा दिया। ये और डर और ज़्यादा है पाकिस्तान के मन में। और जिस तरह से उनका फील्ड मार्शल आसिम मुनीर गया ट्रंप के साथ लंच करने, उससे पाकिस्तानियों के मन में डर है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को ईरान के खिलाफ खड़ा कर दिया है। तो एक डर दूसरा ये सता रहा है। तो पाकिस्तान में इस समय चाहे वो फौजी हो, चाहे नेता हो, चाहे आम जनता हो, सब एक डर के माहौल में जी रहे हैं। कब किधर से हमला होगा, कब कौन खिलाफ हो जाएगा। या भारत का ऑपरेशन सिंदूर तो बंद ही नहीं हुआ है, वो तो अभी चालू है। और ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे स्टेज का बहाना कब भारत को मिल जाएगा, ये पाकिस्तान के नेताओं को और पाकिस्तान की आम जनता को तो पता नहीं है। भारत ने एक और काम किया जो अटल जी के समय से शुरू हुआ था। अटल जी ने लाहौर बस यात्रा, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अचानक अफ़गानिस्तान से लौटते हुए चले गए थे पाकिस्तान, नवाज शरीफ के परिवार में किसी फंक्शन में शामिल होने, उन्होंने पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, सिविलियन जो गवर्नमेंट है और आर्मी के बीच में दूरी बढ़ा दी, खाई बढ़ा दी। मुशर्रफ और नवाज शरीफ का झगड़ा आपको याद होगा। और अब आसिम मुनीर और जो है, चूँकि शहबाज शरीफ की इतनी ताकत नहीं है इसलिए वो लड़ाई खुले में दिखाई नहीं देगी। लेकिन इतना तो पूरी दुनिया ने देख लिया कि शहबाज शरीफ की कोई हैसियत नहीं रह गई।
अमेरिका ने बुलाया बात करने के लिए तो शहबाज शरीफ जो उनके प्रधानमंत्री हैं उनको नहीं बुलाया, उनके राष्ट्रपति जरदारी को नहीं बुलाया, आसिम मुनीर को बुलाया। तो भारत ने पाकिस्तान की सिविलियन लीडरशिप या पॉलिटिकल लीडरशिप और सेना के बीच में एक दरार, एक खाई पैदा कर दी है। ऐसा नहीं कि वो पहले नहीं थी, भारत ने उसको और चौड़ा कर दिया। और भारत की बढ़ती हुई ताकत हर क्षेत्र में, भारत का बढ़ता हुआ रुतबा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विश्व मंच पर बढ़ती हुई प्रतिष्ठा, इन सब से और ज़्यादा डरा हुआ पाकिस्तान। और ये जो भारत की ओर से बार बार रक्षा मंत्री से लेकर विदेश मंत्री सब लोग बयान दे रहे हैं कि एक ही शर्त है, एक ही बातचीत का मुद्दा है, आधार है कि पाकिस्तान बताए कि वो पीओके कब दे रहा है। तो पाकिस्तान को हमले के अलावा जो डर हैं वो ये कि भारत कभी भी पीओके ले सकता है। दूसरा डर उसको ये है कि बलूचिस्तान को कभी भी स्वतंत्र करा सकता है, भारत करा सकता है, मतलब उसमें मदद कर सकता है। अफ़गानिस्तान से भी पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। अफ़गानिस्तान से मतलब अब जो तालिबान की सरकार है वहाँ पर, उससे पाकिस्तान के संबंध पहले से और ज़्यादा ख़राब ही हुए हैं। तो इस समय पाकिस्तान डर के साए में जी रहा है और ये डर हर हिंदुस्तानी को अच्छा लगना चाहिए। जब आपका दुश्मन डरा हुआ हो तो वो किसी तरह की नादानी करेगा, इसकी उम्मीद कम हो जाती। लेकिन ऐसी उम्मीद अगर आप पाकिस्तान से कर रहे हैं तो आप गलतफहमी में हैं। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।